बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। आज की हमारा ये जो सेशन है ये टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है कि हम लोगों ने अपनी बुक में से जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास थे हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है। 84 क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 85 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखें ना, अ फर्म विल नीड रुपीज 300,000 एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। तो ये हमें मिल गई हमारी फ्यूचर वैल्यू। कब? थर्ड ईयर के एंड पर हमें अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए चाहिए टू रीपे आ लोन। और उस टाइम पे मैंने कोई लोन की अमाउंट पे करनी है, मतलब जो मर्जी आपकी जरूरत हो, हमें उस बात से कोई गर्ज नहीं होता। जरूरत कितनी है हमें इस बात से गर्ज है। अब देखें, कहती है द फर्म डिसाइड्स that it would deposit rupees 20,000 at the start of each quarter during these 3 years into an account। अब यहां से पता चल गया कि एक तो टाइम डिफाइंड है, एन्युटी है, रेंटल्स 20,000 के हैं, क्वार्टरली बेसिस पे हैं, स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर है, तो मेरे पास एन्युटी ड्यू बन जाती है। ऑलराइट। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहते हैं द अकाउंट वुड यील्ड 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। What rate of interest should it earn in the remaining 2 years to accumulate enough amount in this account to pay the loan at the end of 3 years? तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में अगर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेंटल चेंज हो तो हम लोगों ने किस तरह से उन अमाउंट्स को मूव करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, रेंटल सेम है आपके पास 20,000, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट रेंटल तक आपके पास 20,000 ही है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास डिफरेंट है, जबकि लास्ट के 2 इयर्स के लिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो आपने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि वो क्या होगा। पहली ट्राई आप लोग खुद करें, फर्स्ट ट्राई आप लोग खुद करें कि आपके पास आंसर क्या आता है। उसके बाद मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग इसमें एक पॉइंट है क्या उसको पिक कर पाते हैं ठीक से या नहीं। चलें, शाबाश, जरा ट्राई करें इसको। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट 2 इयर्स का इंटरेस्ट हम लोगों ने खुद बताना था। आप लोगों ने जो एफर्ट्स की यहाँ पर जरा उसके टाइमलाइन के जरिए देखें। ये देखें, ये जीरो टाइम ड्यूरेशन, यहां से जाना है हमने एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर पर हमें कितनी वैल्यू चाहिए? 300,000। अब फर्स्ट ईयर उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। और ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड को हम लोगों ने फाइंड करके देना है। जबकि जो रेंटल्स हैं, आपका पहला रेंटल इधर है, फर्स्ट रेंटल एट द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर। अच्छा, अब यहां पे जरा आप लोग गौर करें तो भाई ये पहले क्वार्टर के, ये सेकंड रेंटल R2, ये थर्ड रेंटल, ये फोर्थ रेंटल, और ये फर्स्ट ईयर का एंड और सेकंड ईयर का स्टार्ट आपका फिफ्थ रेंटल है। और यहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ओके। अच्छा, उसके बाद आपके ये देखें, यहां पर ये सिक्स्थ रेंटल, सेवन, टोटल कितने रेंटल्स हैं? 8, 9, 10, 11, 12। ये आपके रेंटल्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब एट द स्टार्ट था तो थर्ड ईयर से पहले आपका रेंटल कंप्लीट हो गए और थर्ड ईयर के एंड पर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए होने चाहिए। क्या आपको ये टाइमलाइन समझ आ गई है? अच्छा, अब यहां से आगे आपने मूव करना था, तो देखिए हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दो मेथड्स हैं आप लोगों के पास, ये देखें। आप लोग सबसे पहले स्टार्ट में अपने पास 300,000, अब अपने कैलकुलेटर को जरा रिफ्रेश कर लें। शिफ्ट 93 इक्वल टू AC। और मैं यहाँ पे लिखता जाऊं और आप कैलकुलेटर पे पुट करते जाना।
ओके, 300,000 इज इक्वल टू 20,000 इनटू पहले फ्रैक्शन, उसके बाद ब्रैकेट न्यूमरेटर में 1 प्लस 3%, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3%, रेज टू पावर, रेज टू पावर में होता है नंबर ऑफ रेंटल्स। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा भाई, मैंने थर्ड ईयर के एंड पर जाना है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑर्डिनरी एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू लास्ट रेंटल पर की वैल्यू होती है। इस बात पे किसी को कोई एतराज है? भाई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे चेंज हो रहा है? फर्स्ट ईयर। तो भाई फर्स्ट ईयर तक देख लो कितने रेंटल्स पे कर चुका हूं, 5, तो पावर 5 लिखो। अगर यहाँ पे आप 4 करते हो ना, तो फिर इसके ऊपर अलग से कंपाउंडिंग फैक्टर लगाते हो, फिर अलग से आगे मसला बन जाता है। एज सच आपको ड्यू पे लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, तो जिस रेंटल पर की वैल्यू उठाओगे वहीं की फ्यूचर वैल्यू मिल जानी है। मैं फर्स्ट ईयर के एंड पर जा रहा हूं, एम आई राइट? फर्स्ट ईयर के एंड पर कितने रेंटल पे कर चुका हूं? भाई एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, 31 दिसंबर है या 1 जनवरी है, उससे ऐसे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस दिन रेट ने चेंज होना है, उस दिन मैं 5 रेंटल पे कर चुका हूं आपने, कैसा नहीं है? और ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला हमें यही बताता है कि जिस दिन लास्ट रेंटल पे करोगे उस दिन तक की फ्यूचर वैल्यू है ये बात समझ आई आप बच्चों को? तो यहाँ पे 5 लिखो, -1/3%। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अब इस फार्मूले से आप फर्स्ट ईयर के एंड तक पहुंच गए, उसके बाद रेट चेंज है, तो यहां से इस अमाउंट को आपने 2 इयर्स ऑनवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यू रेट कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करना है, और वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x% by 4 एंड रेज टू पावर 2 इंटू 4, 8। 2 साल के लिए आगे जाना है ना, फर्स्ट ईयर के एंड पर मौजूद हो, थर्ड ईयर के एंड पर जाना है, 2 साल के लिए आगे जाना है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो 2 इंटू 4 पावर 8 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? अब इसमें आपने ऐड करना है वंस अगेन 20,000, क्योंकि रेंटल में कोई चेंज नहीं है, इनटू 1 प्लस x%by 4 रेज टू पावर, हाँ जी अब पावर बताओ, अब पावर बताओ 7, टोटल 12, 3 साल में टोटल 12, तो 5 तो हम लोग पहले फार्मूले में ले चुके हैं, तो नेक्स्ट आपके पास 7 रेंटल्स हैं, तो वो 7 आएगी पावर -1 डिवाइडेड बाय x%, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं। तो अब ये देखो कि ये लास्ट रेंटल कौन सी डेट पर है, 1 क्वार्टर पहले, तो इसने आपको इधर तक छोड़ा है, तो इधर से आगे एक पीरियड के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर, ये इसकी कंप्लीट इक्वेशन है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? एंड द एक्स इज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13.8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। ऑल राइट, और इसको ड्यू के फार्मूले से भी कर सकते हैं, पावर 4, और दूसरी जगह पे जहां पे मैंने 7 लिया आप 8 ले सकते हैं, तो वहां पर आपको फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और फार्मूला हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल थे। देखो अब अगर आप लोग जाते हैं, 300,000 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1 प्लस 3% रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय, अब ये एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड था तो आपको एक कंपाउंडिंग फैक्टर लगाना पड़ा,
ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आपको फिर कंपाउंडिंग फैक्टर लगाना पड़ा x% बाय रेज टू पावर। बस यही फर्क आया कि मैंने यहाँ पे ये एक फैक्टर नहीं लगाया और मैंने ये फैक्टर अंदर मल्टीप्लाई करवा के पावर को 5 कर दिया, तो मेरे ये एक फैक्टर बच गया। अच्छा, फिर जब इसमें मैं ऐड करूंगा, अभी मैं पहुंचा हूं फर्स्ट ईयर के एंड पर और रेंटल्स मैंने अभी तक 4 लिए हैं, ऐसा ही है ना? तो दोबारा से 20,000 इंटू 1 प्लस x% बाय 4 रेज टू पावर। अब 8 करेंगे, टोटल 12 रेंटल्स करने हैं ना, पहले 4 कर लिए तो बाद में 8 -1 अपॉन बाय। अब देखो ये भी लास्ट रेंटल एक क्वार्टर पहले एंड हुआ था, ये भी मतलब ये इसका जो फर्स्ट रेंटल मैंने उठाया है वो सेकंड ईयर के स्टार्ट में था, मतलब एन्युटी ड्यू थी, तो एंड पे वो एन्युटी ड्यू वाला एक कंपाउंडिंग फैक्टर आपने जरूर मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों फार्मूलाज के अंदर, वो सिर्फ इस फैक्टर का है, बस इस फैक्टर की वजह से यहां पर पावर 4 है, और अगर ये फैक्टर ना लगाओ तो यहां पर पावर 5 और इधर फिर 7। बाकी सारी इक्वेशन बिल्कुल सेम। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? कोई इशू अब इसमें? अब आप लोग आके जरा क्वेश्चन नंबर 86 ट्राई करो, शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 86 ट्राई करें। और इस क्वेश्चन में आप लोगों ने 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली यहां तक अपने क्वेश्चन को रखना है और इसके बाद वाली लाइन को आप लोगों ने स्किप कर देना। तो अब ये आप लोगों के पास एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये आपको रेंटल्स बता दिए गए, नंबर ऑफ रेंटल्स आप लोगों के पास 6 हैं एट अ रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आप लोगों ने इसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है और एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर था तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 2849 राउंड ऑफ करके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 87। Alkene Corporation is considering to purchase a new machine that will increase the operating efficiency and thus saves rupees 20,000 each year in labor cost। अब देखिए, जब मशीन आप लोग खुद परचेज कर लेते हैं तो अब आपको लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मशीन नहीं थी तो आप लेबर को वेजिस पे किया करते थे, अब जब मशीन आ गई है तो लेबर को वेजिस देने की जरूरत नहीं, तो आप लोगों को 20,000 रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा अगर आप मशीन के ऊपर चले जाते हैं तो। फिर कहते हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल बी यूज्ड फॉर 10 years and it can be sold for rupees 10। if money is worth 6%, how much can be corporations afford to pay for this machine? तो सिंपली आप लोगों ने इनकी प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड कर लेना है और आपने देखना है कि हमारे पास इसकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होनी चाहिए। तो 20,000 एनुअल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड एनुअली, और आप लोगों के ने टोटल जो रेंटल्स लेने हैं वो 10, लेकिन एंड पर जाकर आप लोगों ने 10,000 भी शामिल करना है। तो ये 20,000 के ऊपर तो आपके पास एन्युटी बन जाएगा, 20,000 इंटू 1 - 1 प्लस 6% रेज टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 6%। अच्छा, अब ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, इसमें ऐड करना है ये 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू इनटू 1 प्लस 6% रेज टू पावर -10 एंड आंसर इज 152785। ये तो आप अगर मैक्सिमम मशीन को परचेज करना चाह रहे हैं तो आपने इस अमाउंट के ऊपर करना है, अदरवाइज इससे कम अमाउंट पे करो, इससे ज्यादा पे। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब आप अगर इस वैल्यू पे परचेज करोगे तो एनपीवी की वैल्यू 0 है,
ऑलराइट, और अगर इससे कम पे करोगे तो एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी, आपके बेनिफिट्स में चला जाएगा। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, हम उसे बता रहे हैं क्या, अगर आपने मैक्सिमम भी उसको परचेज करना है ना 1,52,000 समथिंग पे जाके परचेज करें। ऑल राइट, अब ये डिसीजन मेकिंग के लिए था हमारे पास कि हमें कोई मशीन कितने तक की मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट है आपके पास कि हम इन्वेस्टमेंट कितनी करें इसके ऊपर। अब 88 देखें, I mean deposit to be 25,000 average 6 months। अब ये रेंटल्स की अमाउंट आ गई, इन फंड अर्निंग इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो आपने पीरियोडिक रेट 3% ले लेना है। द फर्स्ट डिपॉजिट वाज मेड व्हेन ही वाज 48 years of age and the last deposit was made when he was 55, and he at that time the entire amount was invested in another fund which yielded 8% per annum। How much amount will he have in fund when he retires at the age of 60? बेटा आज उसकी एज है 48 ईयर्स और उसने इंस्टॉलमेंट करना स्टार्ट कर दी 25,000 की, और वो अपनी एज 55 तक ये इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। तो टोटल कितने अरसे के लिए उसने वो इंस्टॉलमेंट की है? 8 साल के लिए। 48 खुद शामिल होगा। ओके, तो मतलब 55 लेस 48 नहीं कर देना, वो 7 आंसर आएगा। खुद उसकी एज 48 ईयर्स है तो आपने 48 को भी शामिल करना है 8 साल के लिए सेमी एनुअल। तो टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स कितने हो जाएंगे? 16। 8 इंटू 2 सेमी एनुअल है 16। इसकी फाइंड करनी है आपने फ्यूचर वैल्यू, और जो भी उसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाए उसको अगले 5 साल के लिए आप लोगों ने 8% पर कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई कर देना है। और देखें एट द एज ऑफ 60 उसके अकाउंट में कितनी अमाउंट होगी, चेक करें। यानी कि उसने आपसे कहा था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट डिपॉजिट कब किया गया? जब उसकी एज, अच्छा यहां पे जरा टाइम लाइन से देखें, आज उसकी एज है 48 ईयर्स। ओके, पहला रेंटल इसी दिन उसने पे किया, उसके बाद उसकी एज हो गई, देखें नेक्स्ट हम लोग चलते गए तो अप टू फिफ्थ, तो देखो ये 49 50, ये उसकी एज में लिख रहा हूं 51 52 53 54 55, ये उसकी एज आ गई। आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। जी जो रेंटल्स है ना ये हमारे पास आ रही है सेमी एनुअल बेसिस। भाई पहला रेंटल इस दिन था, ये सेकंड रेंटल, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये 10th, और ये 11, 12, 13, 14, और एट द एज ऑफ 55 उसके टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स, तो आपने 15 रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करनी है। ऑलराइट, और उसके बाद यहां पर जितनी भी आप ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करना, क्योंकि जैसे ही 15 रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे एट द एज ऑफ 55 आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगले 5 साल के लिए आपने एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो देखिए अब आपके पास आंसर क्या आएगा। आई होप कि ये बात कॉन्सेप्ट समझ आ गए आप लोगों को। तो नंबर ऑफ रेंटल्स ही डिटरमिन करना, इसमें आपके पास एक ट्रिक थी जी, एंड आंसर इज, क्या इसको कैलकुलेटर पे अब सॉल्व करने की जरूरत है? 683198, n इज इक्वल टू 15। सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट देखें 89, you are the beneficiary of a life insurance policy. The insurance company informs you that you have two options for receiving the insurance proceed। आप इंश्योरेंस वगैरह पे कर चुके हो, अब आपने इंश्योरेंस कंपनी से वो सारा प्रीमियम इकट्ठा लेना है। भाई या तो आपकी डेथ हो जाती पहले, तो फिर वो आपके वारिसों में तकसीम हो जाता, आगे इंश्योरेंस पे करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अब क्या हुआ, 20 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, 20 भी 10 भी, वो डिपेंड करता है। आपने वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहे, अब आपने उनसे अमाउंट रिकवर करनी है, तो उन्होंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। उनमें से पहला ऑप्शन क्या है, यू कैन रिसीव अ लम सम ऑफ रुपीज, वो कहते हैं आज ही हमसे 1.5 लाख रुपए लो, टोटल तुम्हारा इतना बनता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा,
उन्होंने कहा रिसीव पेमेंट ऑफ रुपीज 1627.89 अ मंथ, कहती है अगले 10 साल तक हमसे मंथली बेसिस पर आप लोग 1627.89 रुपीज रिसीव करते रहो, जबकि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 7.5% ऑन योर मनी, विच ऑप्शन शुड यू टेक? हाँ जी, तो आप लमसम में 150 लेना पसंद करेंगे या अगले 10 साल तक रेंटल्स रिसीव करना पसंद करेंगे? तो आप उन रेंटल्स की भी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करो। जल्दी से देखो 1627.89 इसकी प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या बनेगी? 1627.89 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 7.5% बाय 12 रेज टू पावर माइनस 12 इंटू 10 120। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? 7.5% बाय 12 इज इक्वल टू एंड द वैल्यू इज 137,141। अब देखिए अगर आप जाते हैं रेंटल्स पर तो उन रेंटल्स की आज वैल्यू है 137,141, जबकि आपको मिल रहा है 1.5 लाख रुपया। तो आप कौन सी ऑप्शन पे जाएंगे? लमसम अमाउंट 1.5 लाख रुपए के ऊपर। अब आपने अमाउंट रिसीव करनी थी, तो जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होगी आप वो करोगे। ओके, लेकिन अगर यहीं पर कोई आपसे ये कहता है कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आज मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो या अगले 10 साल तक मुझे 1627.89 रुपीज देते रहो और तुम्हारा लोन सेट ऑफ हो जाएगा, तो आप उसे कहोगे अगले 10 साल तक पर मंथ में तुम्हें ये अमाउंट देता है। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन ए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िएगा। You buy an annuity which will pay you rupees 7,800 a year for the payment are paid on first day of each year. What is the value of this annuity today if the discounted rate is 12%? बेटा ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है एन्युटी ड्यू की। ऑलराइट, जरा जल्दी से फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। कोई इशू नहीं था इस क्वेश्चन में। 91 मतलब जो जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे हम उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 85 एक ऐसा हैवी क्वेश्चन था। इसी तरह आप 91 देखें। Seven sons just decided to save rupees 2,200 a month for the next 6 years. तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी? 72 as a safety net for recession period. The money will be set aside in a separate saving account which pays 5.5% interest compounded monthly. The deposit the first rupees 2,200 today. तो यहां से पता चल गया कि हम लोग एन्युटी ड्यू की तरफ हैं। If the company had wanted to deposit equivalent lump sum today, how much would they have to? हाँ जी, आज के दिन टोटल कितनी अमाउंट डिपॉजिट करें? आज के दिन देखें, उसके पास एक ऑप्शन तो था ना कि 2,200 फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर वो डिपॉजिट करते रहें, तो रिसेशन पीरियड अगर कोई आ जाए तो उसके साथ मीट कर सकते हैं। वो कहते हैं अगर वो ये चाहें कि वो मंथली बेसिस पे ना जाएं और आज ही कोई अमाउंट पे करना चाहें तो लमसम में कितनी अमाउंट पे करें? 135,273.5। आपने इस 2,200 की प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर ली। क्वेश्चन समझ आ गया था सब बच्चों को? आपसे इन रेंटल्स की जाकर उसने फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने आप लोगों से कहा था कि आज के दिन लमसम में कितनी अमाउंट डिपॉजिट करें, अगर ये हमें अमाउंट रिसीव होती रहे तो फिर हम लोगों ने इन सब के लिए जाकर प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लिया। प्रिंसिपल अमाउंट एन्युटी ड्यू का फार्मूला अप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट 92 B receives rupees 600 on the first of each month। जब कह दिया फर्स्ट ऑफ ईच मंथ
तो पता चल गया हमारे पास ड्यू है। ऑलराइट, जे रिसीव ₹600 ऑन द लास्ट डे ऑफ द, अब ये हमारे पास ऑर्डिनरी है। both B and J will receive payments for 4 years at a 7% discount rate. What is the difference in the present value of these two sets of payments? हाँ जी, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा? 146 पॉइंट जी। आपने 600 के लिए अलग से प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लिया। आपने एक मरतबा इसको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की ऑर्डिनरी से, दूसरी मरतबा आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड की ड्यू से। ऐसा ही है ना? सही। 146.1। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया सब बच्चों को? 93 इजी क्वेश्चन था। 92 93 देखें, शाबाश। You are buying a car today at a price of ₹4950। इतनी सस्ती कार, इसके साथ इन 1000 कर दें, लेकिन फिर भी सस्ती है ना? अच्छा, ये बच्चों वाली कार है, खिलौना कार है। You are paying ₹750 down in cash and financing the balance for 42 months at 8.45%. What is the amount of each loan payment? जी, रेंटल्स की अमाउंट आपने बतानी है। बेटा कैश प्राइस में से 750 लेस कर दें, डाउन पेमेंट, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ जाएगी 4200, और 4200 के जाकर आपने रेंटल्स फाइंड कर लेनी है। चार्ली, इजी क्वेश्चन था ये, मतलब जिस लेवल के आपने क्वेश्चन किया उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था जी। 94 को देखें। Your favorite grandmother left you an inheritance in the form of a trust. The trust agreement states that you are to receive ₹10,000 on the first day of each year, starting immediately and continuing for 25 years. What is the value of this inheritance today if the applicable rate is? बेटा ये रेंटल्स गिवन है आपके पास। फर्स्ट डे आपसे कहा गया, टाइम ड्यूरेशन 25 इयर्स है। आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है यूजिंग एन्युटी ड्यू। जरा जल्दी से फार्मूला में अप्लाई करें। अब देखिए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं साथ में डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आप लोगों के पास। एंड आंसर इज 119829। चलें इसको ठीक कर लें, 119829। 119830 जी। 95, you are considering an annuity which cost ₹250. The annuity pays ₹30,000 a year at an annual interest rate of 6.25%. What is the length of the annuity time period? तो बेटा आपके पास टोटल अमाउंट है 250, कॉस्ट मतलब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, और आपको मिलने हैं 30,000 ईच ईयर। तो कितने अरसे तक आपको मिलते रहेंगे? तो इसके लिए आप लोगों ने करना था, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट 250,000 is equal to 30,000 into 1 minus 1 plus 6.26% raised to power x minus x upon 6.26%। अच्छा, ये पेज रुपीज ईयर ठीक है, इज इक्वल टू 12.14 अप्रोक्सीमेट 12, क्योंकि उसके बाद ये वैल्यू खत्म हो जानी है। ठीक है, मींस के 13th ईयर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एज सच 13th ईयर में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो ये आप लोगों के पास ये 12 आ जाएगा इसका आंसर। आप इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6.11% कर दें तो आपके पास एग्जैक्ट 12 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें 96। हो गया बी ऑप्शन, ऐसा कोई इशू नहीं था इस क्वेश्चन में जी। 97
कोई इशू नहीं ना 97 में? अच्छा यहाँ देखें, ऑन March 1st यू बारो रुपीज 239,000 to buy a house. The mortgage rate is 7.7%, 75%. The loan is to be repaid in equal monthly payments over 20 years. The first payment is due on April 1st. मंथली पेमेंट्स है हमारे पास। 1 मार्च में हम लोगों ने लोन दिया, तो मार्च के बाद 1 अप्रैल को पहली पेमेंट हम लोगों ने लोन के तौर पर पे कर दी। कहते हाउ मच ऑफ द थर्ड पेमेंट अप्लाइड टू द प्रिंसिपल बैलेंस। अब ये वो चीजें जैसे आप लोगों को मैंने एन्युइटी स्केड्यूल बना के दिया था, और वहां से मैंने आपको बताया था कि आप हर रेंटल में से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो हर टाइम पे वो सेम सेम नहीं होती, इंटरेस्ट कम होता जाता है और प्रिंसिपल बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अच्छा अब अगर यहां पर देखें, क्या उसने आपको रेंटल की अमाउंट बताई? तो पहले आपने रेंटल फाइंड करना है कि हमारे पास रेंटल कितना है। तो 239,000 आपके पास लोन की अमाउंट, 239,000 इज इक्वल टू रेंटल इनटू प्रिंसिपल अमाउंट है 1 - 1 प्लस 7.75% डिवाइडेड बाय 12 एंड रेज टू पावर। अब ये कितने अर्से के लिए था हमारे पास? 20 ईयर्स। 20 इंटू 12 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 7.75 7.75% बाय 12। तो यहां से आपके पास रेंटल की अमाउंट आ गई 1962। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने ना फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए अमाउंट को देखना है। तो देखें 239,000, पहला इसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी जाएगी? 239,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.75%। अब ये आपके पास कंपाउंडेड मंथली है, ऑलराइट। तो डिवाइडेड बाय 12, तो ये पर मंथ इंटरेस्ट आ गया 1543.5, 15.5। ये फर्स्ट रेंटल में से है। तो आप इस फर्स्ट के लिए प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हो? 1962 माइनस आंसर 418.45। बेटा ये फर्स्ट रेंटल में आप प्रिंसिपल इतना पे कर रहे हो। क्या आपको ये बात समझ आ गई? उसने आपसे फर्स्ट का नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा है कि थर्ड रेंटल में आप प्रिंसिपल कितना पे करोगे। तो मैंने आपसे कहा था कि आपका प्रिंसिपल आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक इंक्रीज होता जाएगा। अब आपने क्या करना था, ये आपके पास बन जाएगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 418.5 कर लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75 बाय 12 रेज टू पावर। अब मैंने कौन से रेंटल पे बताना है? थर्ड पे। तो पावर क्या लिखूंगा? एक कम। याद आया आपको कि पावर अगर थर्ड रेंटल के में प्रिंसिपल बताना है तो पावर 2 आएगी यहां पर। परसेंटेज 423.92। ये देखिए बात क्लियर हो गई। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वर्किंग भी अच्छी खासी थी कि पहले रेंटल फाइंड करना है, फिर आपने फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसमें से आपने प्रिंसिपल को देखा कि फर्स्ट रेंटल में मैं प्रिंसिपल कितना पे कर रहा हूँ, फिर उस प्रिंसिपल को आपने इंक्रीज करते जाना है। ऑल राइट, कोई इशू इसमें? 98
98 इजी है, सब बच्चों ने कर लिया। कितना आंसर आ रहा है? अल्फा। तो 99 in 6 years, a rupees 4 million machine will have salvage value of 0.4 million, means that 10% of the cost। कह सकता था यहाँ पर, तो 4 मिलियन का 10% 0.4 मिलियन बनेगा आपके पास। अ न्यू मशीन एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A new machine at the time is expected to sell for rupees 6 million. In order to provide funds for the difference between the replacement cost and the salvage value, a sinking fund। अच्छा बेटा, ये सिंकिंग फंड, ये फंड्स के ना डिफरेंट नेम यूज किए जाएंगे, तो आपने ना इन चीजों से नहीं परेशान हो जाना कि सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड बेसिकली होता है फ्यूचर की वैल्यू को डिटरमिन करना, कि मेरी फ्यूचर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मुझे पता है कि आज से 5 साल के बाद ना मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ओके, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं बैंक में जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि भाई मेरा एक ऐसा अकाउंट ओपन करो जिसमें मैं मंथली या क्वार्टरली डिपॉजिट्स करता रहूं और मुझे 5 साल के बाद ये 10 लाख रुपए मिल जाए। वो जो अकाउंट ओपन किया जाता है ना, उस फंड का नाम होता है सिंकिंग फंड। ऑलराइट, तो सिंकिंग फंड में मोस्टली फ्यूचर वैल्यू गिवन होती है और रेंटल्स फाइंड करने होते हैं। बात समझ आ गई? तो आपने इन चीजों से नहीं परेशान हो जाना कि व्हाट इज सिंकिंग फंड, रिटायरमेंट फंड, ये फंड, वो फंड, वो सिंपल बस नेम है हमारे पास जी। नेक्स्ट है, sinking fund is established into which equal payments are made at the end of each quarter. If the funds earn 12% compounding quarterly, how much should each payment be? अब देखो रेंटल्स फाइंड करके देनी है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? अब आपने देखना है, ये देखिए बेटा, हर बिजनेसमैन ना ऐसे ही करता है। देखिए, आप एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं होंगे अगर आप लोगों ने एक मरतबा एक मशीन परचेज की 4 मिलियन। देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता नहीं आप कहां ना कहीं से कर लोगे, आपको मिल गई, आपने 4 मिलियन की एक मशीन परचेज कर दी, क्या वो मशीन लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी? जाहिर बात है उस मशीन ने खत्म हो जाना है। फिर दूसरी बात क्या है बेटा, आजकल की मशीनों में और फ्यूचर के 5-10 साल के बाद मशीनें, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, एडवांसमेंट आ रही है। आप देखो, इससे पहले जो फैक्ट्रीज होती थी उनकी मशीनें देखें, जो आज से 10-15 साल पहले लगाई गई थी, और आज सेम प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री की मशीन जाके देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। क्या? पहले वाली मैनुअल होती थी, लेबर फोर्स ज्यादा होती थी, आए रोज लेबर ने हड़ताल की हुई है, जी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम लोग हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को ही रिप्लेस कर दिया, मशीनों में एडवांसमेंट आ गई, हमें लेबर चाहिए ही नहीं भाई, करो स्ट्राइक करो, मजे करो, जाओ, हमारी मशीनें चल रही हैं, ऑटोमेटिक मशीनें हैं। तो आप देखो कि आपके कंपेटिटर्स के पास ऑटोमेटिक मशीनें हो, वो 1 घंटे में 10,000 यूनिट बना रहे हो और आप पूरे दिन में भी 10,000 ना बनाए, क्या आप उनके साथ compete कर पाओगे? आपको मशीन चेंज करनी है। फिर अगर सपोज ऐसा ना भी हो तो भाई मशीन पुरानी हो चुकी है, फिर भी तो चेंज करनी है। आज अगर जो मशीन आपको 4 मिलियन की मिली है, क्या 5 साल बाद 10 साल बाद एक एडवांस लेवल की मशीन क्या 4 मिलियन की मिलेगी? नहीं, ज्यादा प्राइस में मिलेगी, महंगी हो चुकी होंगी चीजें। तो उसने कहा कि आज जो मशीन आपने 4 मिलियन की परचेज किया है ना, ये मशीन जब आप रिप्लेस करोगे, चेंज करोगे, तो आपको 6 मिलियन की मिलनी है। ऑल राइट, तो न्यू मशीन को परचेज करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? 6 मिलियन रुपीज आपको चाहिए, लेकिन कब? इसकी लाइफ कितनी बताई गई है इस मशीन की? 6 ईयर। 6 साल के बाद आपको 6 मिलियन चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आज से ही उस अमाउंट का बंदोबस्त करना शुरू कर दो, या अगर आज आप इस चीज को इग्नोर करते हो, इस चीज को लाइट लेते हो, तो आप देखो 6 साल के बाद जब मशीन रिप्लेस करोगे तो एकदम से अपने बिजनेस में से 6 मिलियन निकालना, आपका बिजनेस आसमान से जमीन पे आगे रहेगा। एक ही मरतबा में सारी अमाउंट नहीं निकालनी चाहिए। तो बिजनेस में से आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर एक छोटी छोटी अमाउंट निकालते रहोगे ना, आपका बिजनेस ग्रो करेगा और बिजनेस को पता भी नहीं चलेगा और मशीन चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, बल्कि और ज्यादा तरक्की करेगा आपका बिजनेस। तो इस वजह से हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि उसने ना कोई प्रोजेक्शन की हुई होती है, इतने साल बाद मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। उसके लिए वो भी है, जैसे कहते हैं ना कमेटी डाल लेना, तो वो कमेटी डाल लेते हैं।
वो सिंकिंग फंड बैंक में एस्टेब्लिश करवा लेते हैं, मंथली क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट वहां पे डिपॉजिट करते रहती हैं। तो बाद में उन्हें ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है और बहुत बड़ी मुश्किल से भी आसानी से निकल जाते हैं वो लोग। अब हमने ये देखना है कि उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने आज से ही एक सिंकिंग फंड स्टैब्लिश किया, तो मैं अपने उस फंड में क्वार्टरली बेसिस पर कितनी अमाउंट डिपॉजिट करूं। तो अब ये देखें, न्यू मशीन को परचेज करने के लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए, लेकिन यहां पर आपकी फ्यूचर वैल्यू 6 मिलियन नहीं होती। बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था कि आपकी 6 मिलियन नहीं है। क्यों नहीं है? बेटा पुरानी मशीन ने भी तो 0.4 मिलियन आपको देना है, आपको इन टोटल 6 मिलियन चाहिए ना। तो जब पुरानी मशीन सेल करोगे तो वो भी तो 0.4 मिलियन आपको देंगी। तो आपको कितने पैसों की बंदोबस्त करना है? 5.6 मिलियन। ऑलराइट, तो आपके पास जो आपकी फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए वो 5.6 मिलियन होनी चाहिए। बस इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट था कि सॉल्वेज वैल्यू अपनी रिक्वायरमेंट्स में से लेस करनी है। 5.6 मिलियन मतलब 5600,000 ये लिखो और रेंटल की अमाउंट फाइंड कर लो, बाकी क्वेश्चन इजी था। 162,666 ओके, अब देखिए बेटा, अब जी इस तरह से जैसे ही आप आगे आगे मूव करते जा रहे हैं, आपके लिए ये सारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट इजी हो जाने, क्योंकि अब एक मतलब आप गो थ्रू कर चुके हैं इनको, आप इन मुश्किलात से गुजर चुके हैं। अब आपके एग्जाम में जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ लें, आप इजीली उनको हैंडल कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 100। कहते हैं मशीन कॉस्ट ऑफ कंपनी ₹1 million and its effective life is estimated to be 20. Scrap value is the sum to be invested every year at 13.25% compounding annually for 20 years to replace the machine which cost rupees 30% more than its present। बेटा सेम 99 वाला है, सिर्फ फर्क क्या है, ऊपर उसने वो 6 मिलियन खुद बता दिया था, यहाँ पे वो आपसे कहता है कि आज मशीन की जो कॉस्ट है उसका 30% ज्यादा कर लो तो न्यू मशीन हमें इतने की मिलेगी। तो बेटा अगर आज मशीन की कॉस्ट 1 मिलियन है, उसका 30% बनता है 3 लाख रुपए। 1 मिलियन का 30% बनता है 3 लाख, तो न्यू मशीन हमें कितने की मिलेगी? 13 लाख रुपए की। 13 लाख की। यस सर। ये बात समझ आ गई? बेटा 13 लाख में से 50,000 तो हमें पुरानी मशीन देके चली जाएगी। यस सर। तो मुझे कितने पैसों को बंदोबस्त करना है? 12,50,000 ये फ्यूचर वैल्यू है, और जाके रेंटल्स फाइंड कर लेने हैं। सिर्फ जो कैलकुलेशन थी वो फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करना है कि मुझे चाहिए कितने। तो बेटा मुझे 12,50,000 पे चाहिए। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई है? 1 मिलियन का 30% इंक्रीज करोगे तो मतलब 1 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दो 1.3 से या 130% से, तो वो वैल्यू बन जाएगी 1.3 मिलियन। उसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन माइनस कर दो, क्योंकि वो पैसे आपको वैसे ही मिल जाने 50,000, बाकी बच जाएगा 12,500। ये बात क्लियर? नेक्स्ट सुने वैल्यू, ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गए। कितना? 1499 अल्फा। अच्छा 101 देखें। 101 में मिस्टर बी इज एम्प्लॉयड एज एन एग्जेक्टिव एंड his present saving is worth rupees, it is invested in a scheme at 10% compounded, he is due to retire at the age of, he wishes to receive rupees 80,000 per annum for 10 years after his retirement. The applicable interest rate then will be 9%. How much amount shall be saved and deposits annually at the end of current year and next 9 years? मतलब आपने जो रेंटल पे करना है वो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड करना है, ऐसे ही है। सेव एंड डिपॉजिट एनुअली, नहीं नहीं सॉरी, फर्स्ट ईयर के भी एंड पर और अगले 10 साल, ठीक है 9 साल, तो टोटल 10 साल का टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। अप टू हिज रिटायरमेंट टू अचीव हिज एम provided he can earn deposit 8% on his annual saving up to his retirement on annual compounding basis। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिर्फ इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मौजूद है। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको अगले 10 साल तक 80,000 रुपीज पर एनम चाहिए, सबसे पहले उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। ऐसा ही है ना, जो अगले 10 साल रिटायरमेंट के बाद के 10 साल पर आपको जो 80,000 चाहिए, आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें। 80,000 Yes, sir. इंटू 1 माइनस 1 प्लस, और उस टाइम पे 9% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेज टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 9%। 51341. जो भी है वो मेरे अब के रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू है। ऐसे ही है ना, ये फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अब मैं कितने रेंटल्स डिपॉजिट करवाऊं, अब इनकी फ्यूचर वैल्यू। ये देखें 1 प्लस कौन से रेट पर है, 8%, कितने 10 -1 डिवाइडेड बाय 8%। और ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व करते रहे, लेकिन यहां तक नहीं करना, इसमें ऐड करना है जो आप लोगों के पास इनिशियल डिपॉजिट है। भाई वो भी आपके अकाउंट में पड़ा है, 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, और उसके ऊपर 10% है, 10%। ये भी 10 साल के लिए आपके अकाउंट में मौजूद है। बस ये एक छोटी सी एडिशन थी इसमें। एंड द आंसर इज 7536 बी ऑप्शन। ऑलराइट, कोई इशू? ठीक है बेटा, बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेने, फिर आप लोगों के पास एनपीवी और आईआरआर के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। और कल भी इंशाल्लाह हम लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ताकि ये प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो कोशिश करें 101 तक हो गए, 102 से ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, ताकि अगले लेक्चर के अंदर सिर्फ जो इश्यूज है ना हम उनको डिस्कस कर सकें, और ये हमारा फाइनेंस कंप्लीट हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।